Warning, the content in this video may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. गाइज, आप सभी ने सीरियल किलर्स की मूवीज तो जरूर देखी होगी जिसमें फिक्शनल कैरेक्टर की मानसिकता और उनके साइको माइंड को दिखाया जाता है। वैसे ही रियल लाइफ में भी ऐसे साइको माइंड वाले सीरियल किलर्स मौजूद होते हैं जिनके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिसका टाइटल है टॉप 5 साइको किलर्स ऑफ द हिस्ट्री। वेट अ मिनट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, इसाई सागवा। इसाई सागवा जो कि एक जापानीज आदमी है जिसके अंदर बचपन से ही एक चीज़ का बड़ा ही शौक था और वह था इंसानों को काट कर खा जाना। बड़ा ही यूनिक शौक है ना। यह पैदा तो जापान में हुआ था लेकिन इसके इंसानों को खाने का शौक इसे फ्रांस खींच के ले आया। फ्रांस के लोग क्या इतने टेस्टी होते हैं। 1981 में इसाई सागवा की जो क्लासमेट थी जिसका नाम रेनी हार्टवेल्ट था, वह उससे बहुत ही ज़्यादा करीब हो गया था। उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद उसने अपने फ्रेंड को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। रेनी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, वह अच्छे से सज धज कर इसाई सागवा के घर पहुंची। उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई और बातचीत के बाद रेनी को इसाई ने एपेटाइजर सर्व किया। उसके बाद जब मेन कोर्स यानी कि डिनर का टाइम हुआ तो उसने डिश को ओपन करके बताया जिसमें कुछ भी नहीं था। रेनी को लगा कि उसके साथ मजाक हो रहा है और उसने पूछा कि मेन कोर्स कहाँ है। तो फिर इसाई सागवा ने कहा कि मेन कोर्स तो तुम ही हो। यह बोलकर उसने रेनी पर जानलेवा हमला किया और उसके मर जाने के बाद उसे छोटे छोटे पीस में कट करके पकाकर खा गया। इसके कुछ दिनों बाद उसे रेनी के मर्डर के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो उसके माइंड में कैलम्बलिस्टिक फीचर्स पाए गए। डॉक्टर्स ने कहा कि यह मेंटली अनफिट है और यह पूरी तरह से साइको बन चुका है और फिर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। फिर 1986 में वक्त के साथ साथ वह सुधरने लगा। उसकी दिमागी हालत भी ठीक होने लगी। मतलब कि अब उसने अपने आसपास के लोगों के हाथ पैर को देखना बंद कर दिया था और वह अपनी होम कंट्री यानी कि जापान में फिर से शिफ्ट हो गया। उसके कुछ दिनों बाद उसने एक न्यू करियर को लॉन्च किया और वह था कि नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाना और वहाँ की डिश को टेस्ट करके रिव्यू देना। इस तरह से वह जापान का छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया था। इन केस फ्यूचर में कभी आप जापान में जाएं तो वहाँ के रेस्टोरेंट में आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो फूड रिव्यू देते देते आपके हाथ पांव को अपनी भूखी नजरों से घूर रहा है, तो शराफत से आप वहाँ से पार्सल लेकर घर चले आना। नंबर सेकेंड, H.H. होम्स। H.H. होम्स जिसे बीस्ट ऑफ शिकागो भी कहा जाता है। इन्होंने 1893 के दौर में एक होटल बनवाया था। होटल बनवाते समय उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा था कि इस होटल में उन्हें कई सारे खुफिया रास्ते बनवाना है और इसके साथ उन्होंने कई सारे फॉल्स डोर भी बनवाए थे, यानी कि ऐसे दरवाजे जिन्हें खोलते हैं तो वहाँ पर दीवार नजर आती है। होटल बनने के बाद वे लोगों के घरों पर इनविटेशन कार्ड भेजता था जिसे पढ़कर कस्टमर्स होटल में विजिट करते थे। पहले तो वह अपने कस्टमर्स को डिलीशियस फूड खिलाता है और फूड खिलाने के बाद वह उनके साथ एक छोटा सा गेम खेलता है जिस गेम में वह कस्टमर्स के पीछे धार हथियार लेकर भागता है और कस्टमर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। उस होटल में इतने ज्यादा दरवाजे एंड सीक्रेट रास्ते थे कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है और पीछे से वह हंसता खेलता हुआ आता था क्योंकि उसे सारे सीक्रेट डोर्स एंड रास्तों के बारे में पता रहता था और वह आकर सभी को एक एक करके मार डालता था। इसलिए यदि कभी आपके भी घर पर ऐसा कोई इनविटेशन आए तो उस वक्त अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप अपने कदम पीछे हटा ले ताकि आप भी ऐसे किसी साइको का शिकार न बन पाए। नंबर थर्ड, कार्ल टेंजलर। कार्ल टेंजलर जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट था।
इसकी एक पेशेंट थी जिसका नाम था मारिया इलियाना मिलेग्रो दे होयोस। मारिया को ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। कार्ल टेंजलर्स जो कि मारिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था वह गम में चला गया। मारिया की मौत के 2 साल बाद वह मारिया की कब्र पर गया और वहां उसने मारिया को खोद कर निकाला जिसकी बॉडी अब स्केलेटन में बदल चुकी थी। फिर वह उसे अपने घर ले आया और उस स्केलेटन को उसने एक बॉडी के शेप के बॉक्स में रखा और फिर उस बॉडी में उसने वैक्स भर दिया जिसे हम हिंदी में मोम भी कहते हैं, और उसने उसकी आंखों में ग्लास से बनी हुई नकली आईबॉल्स लगा दी ताकि वह पहले की तरह अपनी महबूबा की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सके। तो इस तरह से उसने एक मुर्दा मॉडिफाइड कर दिया। उसके 7 साल बाद किसी व्यक्ति ने चुपके से मारिया यानी कि उस मॉडिफाइड लाश को उसके घर पर देखा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब उस साइको के घर पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मारिया यानी कि मॉडिफाइड डेड बॉडी का उस साइको ने 16 श्रृंगार किया हुआ था, यानी कि उस साइको ने उस मारिया की डेड बॉडी पर लिपस्टिक, पाउडर, काजल और मेकअप का सारा सामान जो कि लड़कियां एंड टिकटॉकर्स इस्तेमाल करते हैं वह सभी उसने मारिया की बॉडी पर थोप दिया था। इसके साथ ही उसने अच्छे अच्छे परफ्यूम भी लगा रखे थे ताकि मारिया की डेड बॉडी से बदबू ना आ सके। यह सब देखकर पुलिस ने उस साइको को फौरन गिरफ्तार किया और उसकी महबूबा को वापस उसकी कब्र में दफना दिया गया। नंबर 4, बेले गुनेज। बेले गुनेज जिसे लेडी ब्लूबर्ड भी कहा जाता है, यह एक ऐसी महिला थी जिसे अमीर लड़कों के साथ शादी करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। It's her choice. ओके दीदी, अब आप बोलोगे तो इसमें क्या अजीब है? तो भाई लोग इसमें अजीब बात यह है कि यह महिला पहले तो अमीर लड़कों के साथ शादी करती है और उसके बाद उन्हें मारकर उनकी प्रॉपर्टीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज के पैसों से ऐश करती है। बेले गुनेज एक अमेरिकन सीरियल किलर थी जिसने ईयर 1884 में मेड्स सोरेंसन नाम के व्यक्ति से शादी की थी और शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए थे, लेकिन ईयर 1900 में उसने अपने पहले पति समेत अपने दोनों बच्चों को भी मार डाला था और उनके इंश्योरेंस की सारी रकम लेकर वह अपने बाकी बचे 2 बच्चों के साथ अमेरिका के इंडियाना में शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पर उसने एक फार्म हाउस भी खरीदा। यहाँ पर आते ही उसने अमीर लोगों को लुभाने के लिए न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम में शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दिया था। फिर साल 1901 में बेले गुनेस ने पीटर नाम के लड़के से शादी की। शादी के 8 महीने बाद पीटर की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने पीटर की मौत का कारण सर पर लगी गंभीर चोट को बताया था, जिसकी सफाई में बेले गुनेस ने कहा कि पीटर जब कमरे में रखी हुई अलमारी से सामान निकाल रहे थे जब उनके सिर पर एक बड़ा सा ग्राइंडर गिर गया था जिससे कि उनकी मौत हो गई, लेकिन असल में बेले गुनेस ने ही उन्हें मारा था। कई लोगों का कहना था कि यदि कोई भी व्यक्ति इसके फार्म हाउस पर जाता था तो वह कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। ईयर 1908 में बेले के घर में आग लग गई थी जिसमें उसके दोनों बच्चे समेत एक नौकर की भी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि उसके बच्चों की मौत जलने से नहीं बल्कि धारदार हथियार से हुई थी, जिसके बाद उन्हें बेरहमी से जला दिया था। और उसके बाद जब पुलिस ने उसके घर एवं फार्म हाउस पर छानबीन की तो वहां से दर्जनों की संख्या में कंकाल बरामद हुए जिनमें बिना सिर की लाशें भी शामिल थी। इन लाशों में ज्यादातर कंकाल लड़कों के थे जिन्हें आइडेंटिफाई करना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल था। उन सभी लाशों में बेले गुनेस की बॉडी तो नहीं मिली, हालांकि यह कभी पता नहीं चल पाया है कि इस घटना के बाद बेले गुनेस का क्या हुआ, वह कहाँ गई। यह बात एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। नंबर 5, द जोडियक किलर। द जोडियक किलर जो कि अमेरिका का सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर था, जिसके मर्डर करने का तरीका इतना ज़्यादा अजीब था जिसे सुलझाने में अमेरिका की FBI को 51 साल लग गए थे। इसे दी जोडियक किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मर्डर करने से पहले पुलिस एंड इंटेलिजेंस को एक सीक्रेट लेटर भेजता था जिसमें कि जोडियक साइन यानी कि ज्योतिषिक चिन्हों में वह अपने अगले मर्डर के बारे में चेतावनी दिया करता था। उन लेटर्स को डिकोड करने में बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस टीम के पसीने छूट जाया करते थे। इसके अलावा यह हत्यारा
फ़ोन कॉल एंड पजल्स के द्वारा भी अपने अगले शिकार की जानकारी दे दिया करता था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया था। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे एक जीनियस मान बैठी थी। इसी प्रकार के 3 लेटर्स उसने न्यूज़पेपर एंड मीडिया में भेजे थे और उन कोट्स के नीचे वह चैलेंज देते हुए कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने इन 3 लेटर्स के कोड्स को डिकोड कर दिया तो वह खूनी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा और खुद को पुलिस के हवाले सौंप देगा। लेकिन यह करना नामुमकिन था, मगर एक बार एक हाई स्कूल टीचर ने उसके 3rd नंबर वाले लेटर को सफलतापूर्वक डिकोड कर दिया था। यह डिकोडेड मैसेज उस साइको किलर की मानसिकता को दर्शाता था। इस लेटर में उस साइको ने लिखा था कि उसे हर एक खून के बदले में उसके मरने के बाद स्वर्ग में उसे एक सेवक मिलेगा। इसी के चलते उसने 37 लोगों की जान ले ली थी, वह भी 38 साल की उम्र में। लेकिन 8 जुलाई 1974 में अचानक इन खुफिया लेटर्स का आना बंद हो गया था और पुलिस भी उसे ढूंढने में नाकाम रही थी। अब सभी लोगों को लगने लगा था कि ज़ोडेक किलर ने खून करना छोड़ दिया है और धीरे धीरे सब उसे भूलने लगे थे। लेकिन उसके 4 साल बाद यानी कि मई 1978 में चैनल 9 नाम के एक मीडिया हाउस को उस ज़ोडेक किलर का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि डियर चैनल 9, मैं ज़ोडिएक किलर बोल रहा हूँ। अगले 3 हफ्तों में तुम्हें कुछ ऐसा छापने को मिलेगा क्योंकि मैं अगले 3 हफ्तों में 5 लोगों को मारने वाला हूँ। मैंने फिर से मर्डर करने का फैसला कर लिया है। यह खबर सुनकर पूरा कैलिफोर्निया भय के अंधकार में चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। गाइस, वीडियो पर एक लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारे इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार जल्दी से। ओके, थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।